हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4 जो कि हमारा ओम के नियम पर आधारित होगा। जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, लेक्चर नंबर 4 जो फिजिक्स की इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे लेसन 3, उसका हम लोग लेक्चर नंबर 4 कवर करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम। हमने आप देख रहे हैं पहले से लिख रखा है कि टाइम का बचत हो जाए तो वीडियो बहुत लंबा बन जाता है। ओम का नियम पहले से समझिए क्या होता है। ओम, यहाँ थोड़ा स्पेस रखें आपको समझाने के लिए। ओम एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने ये बताया कि यदि किसी चालक में करंट प्रवाहित हो रहा है आई, या मान लीजिए इनके सिरों के बीच जो वोल्टेज लगाएंगे, मान लीजिए 10 वोल्ट लगाया, इधर 0 वोल्ट लगाया, तब इसमें 2 एम्पियर की धारा बही। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि यदि हम यहाँ पर वोल्टेज 20 वोल्ट का कर दें, इधर पर 0 ही रखें, तो इसमें 4 एम्पियर की धारा बह रही है। यदि हम 30 वोल्ट का कर दें और 0 वोल्ट रखें, तब इसमें 6 एम्पियर की धारा बह रही है। तो उन्होंने ये देखा कि यदि किसी चालक की फिजिकल क्वांटिटी को कांस्टेंट कर दें, भौतिक अवस्था को नियत कर दें, मतलब भौतिक अवस्था ना बदले, जैसे लंबाई है तो एक फिक्स कर दें, ना कि हम खींच कर बढ़ाते रहें, घटाते रहें, बढ़ाते रहें, घटाते रहें। वो उसके बाद इसका टेम्परेचर है तो कांस्टेंट कर दें, टेम्परेचर एक नियत कर दें, उसके भी परिवर्तन ना हो, दाब में परिवर्तन ना हो, क्षेत्रफल में परिवर्तन ना हो, उसकी मोटाई ना बढ़े, मतलब ये भौतिक अवस्था पूरा टोटली क्या हो, कांस्टेंट हो। तो सिरों के बीच लगाया गया जो वोल्टेज होगा या चालक में प्रवाही जो धारा होगी वो लगाए गए वोल्टेज के समानुपाती होगी। मतलब जैसे जैसे हम वोल्टेज करें जाएंगे उसी के अनुसार धारा बढ़ती जाएगी। ओम ने ये बताया, क्या बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना करें, भौतिक अवस्था नियत रहे, तो उसमें प्रवाहित धारा चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। ठीक है, तो वही हमने लिखाया है, किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब आदि नियत रहे, क्या रहे, नियत रहे, तो चालक में प्रवाहित धारा सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। और हमने बताया डेल्टा भी समानुपाती आई, ये चालक में प्रवाहित धारा आई हो और सिरों के भी लगाए गए विभवांतर डेल्टा भी हो, तो बी समानुपाती आई होगा। समानुपाती का चिन्हात्मक नियतांक लगता है जहां यहां पर क्या लगेगा, आर लगेगा, और वो आर क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। हमने लिखा जहां आर एक नियतांक है, आर को रोका, आई को नीचे ले आया, जिससे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध। अभी आगे मैं लिखाऊंगा प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है, अभी पढ़ा रहे हैं आपको। उसके बाद हमने इसमें एक ग्राफ बनाया, वी आई ग्राफ। इसमें देखा गया कि वोल्टेज के साथ इसका जो धारा ग्राफ है ऐसे बन रहा है। और यदि हम कोई धातु ले लें, ये धातु के लिए है भैया, अच्छा धातु के लिए है, ये सही है, लेकिन और किसी के लिए नहीं, क्योंकि धातु जो होते हैं वो हमारा ओमीय परिपथ होते हैं, इसीलिए धातु के लिए बताया गया। ठीक है, जो ये कोण बनाएगा थीटा, तो यदि इस ग्राफ की इस रेखा की प्रवणता निकाल दें, tan थीटा निकाल दें, प्रवणता कैसे निकलेगा देखो। यदि इधर हम वोल्टेज मान लें V, इधर मान लें धारा I, तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा आप बताइए, लंब बटा आधार V बटा I, और V बटा I क्या कहलाता है, R नहीं कहलाता है। मतलब यदि ग्राफ की प्रवणता निकाल लें, टेंजेंट निकाल लें, तो हमें उसका प्रतिरोध मालूम चलेगा। क्लियर। उसके बाद हमने अगला हेडिंग लिया ओमीय परिपथ। ऐसे परिपथ या वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय परिपथ कहलाते हैं। ओम के नियम का पालन करने का मतलब क्या होता है कि यदि भौतिक अवस्था नियत कर दें तो जितना वोल्टेज बढ़ाएं उसी अनुसार धारा बढ़ती जाए, यदि वोल्टेज घटाएं तो धारा का मान घटता जाएगा। ऐसे परिपथ को हम ओमीय परिपथ कहते हैं। और वो खासकर कौन से होते हैं, धातु चालक होते हैं, जो धातु होते हैं हमारा वो होते हैं। फिर हमने लिखा है अनओमीय परिपथ। ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं या पालन ना करें उन्हें क्या कहेंगे, अनओमीय परिपथ कहलाते हैं। ठीक है, अब ये कैसे होता है सुनो। जैसे मान लीजिए हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट करा जा रहा है। अब उसमें कोई तार लगा दिया गया, पता लगता है यहाँ हम काउंटिंग करना चाहते हैं, जैसे इसमें धारा बहती है, इसमें आपस में इलेक्ट्रॉन टक्कर करते हैं, टक्कर के कारण ऊष्मा होती है, ऊष्मा के कारण उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, जितनी धारा का हानि होता है, यानी जितनी धारा चाहिए उतनी धारा नहीं हो रही है। यानी हमने ये देखा कि जैसे जैसे इसका ताप बढ़ता जा रहा है धारा का मान घटता जा रहा है या बढ़ता जा रहा है, यानी धारा में प्रवाहित करंट में परिवर्तन आ रहा है। इलेक्ट्रॉन आपस में टक्कर करेंगे,
टक्कर करेंगे तो ऊष्मा उत्पन्न होगी, जिससे ये गर्म हो जाएगा, इसीलिए परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा काउंटिंग गलत हो जाएगा। इसीलिए हम ऐसा परिपथ का प्रयोग करते हैं जो कि हमारा ओमीय हो, मतलब टेम्परेचर बढ़ने से उसके करंट पर कोई इफेक्ट ना पड़े, टेम्परेचर पे कांस्टेंट हो। जैसे ट्रांजिस्टर या थर्मिस्टर, ये ट्रांजिस्टर थर्मिस्टर ये सब होते क्या चाले, जैसे ट्रांजिस्टर वगैरह हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, सेकंड पेपर में इसमें पढ़ना है, जो हम लोग वो पढ़ेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, जो कि हमारा एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उनको हम लोग कवर करेंगे आगे। तो इतना हो गया क्लियर। चलिए, इसमें एक हेडिंग ये आता है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। इसको समझिए, माना एक चालक है जिसकी लंबाई L व परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल ये है। चालक के सिरों के बीच 20 वोल्ट की बैटरी लगाने से चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग BD EV टाउ एवरेज अपॉन ml। ई क्या है, हमने सोचा कि बैटरी को 20 वोल्ट से जोड़ देंगे तो इसमें प्रत्येकांक क्षेत्रफल में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। अभी हमने बाद में इसका नाम दे रखा है EV अपॉन ml इंटू टाउ एवरेज। ये एवरेज क्या है, ये सरांत काल है, माध्य सरांत काल है। ठीक है, इसको हम पहले लेक्चर नंबर 2 में या 3 में हम डेरिवेशन करा चुके हैं, लेक्चर नंबर 3 में साथ कराए हैं, इसको आप देख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है। फिर लिखा है चालक में प्रवाहित धारा I बराबर NEA VD इक्वल टू VD इक्वल टू हम क्या निकाल लेंगे, इनको नीचे ले जाएंगे, I अपॉन NEA। ये धारा अनुगमन वेग में संबंध हमने डेरिवेशन कराया है, पिछले लेक्चर में कराया है 3 में। फिर यहाँ भी BD यहाँ भी BD, हमने समीकरण 1 व 2 को दोनों को बराबर कर दिया। हमें V अपॉन I चाहिए क्योंकि ओम के नियम का सत्यापन करना है, और ये क्या बता रहा है, V अपॉन I बता रहा है। तो क्या करेंगे, ml को यहाँ ले जाएंगे, I को नीचे लाएंगे, और E और टाउ को नीचे ले गए तो बन गया E स्क्वायर इंटू टाउ इंटू ये। और ये टोटल क्या होगा किसी चालक के लिए, कांस्टेंट होगा। कैसे, सुनिए, नियत ताप व दाब पर, फिजिकल अवस्था भौतिक अवस्था नियत हो, मतलब 1 मीटर का तार है तो 1 ही मीटर रहे, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है तो 2 ही मीटर स्क्वायर रहे, इसमें जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने ही रहेंगे, टेम्परेचर घटाया बढ़ाया जाएगा नहीं तो सरांत काल भी इसका नियत रहेगा, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन पर आवेश नियत ही रहता है। यानी ये टोटल की वैल्यू क्या आ गई है, कांस्टेंट आ रही है। कब, जब नियत ताप या दाब हो, यानी भौतिक अवस्था कांस्टेंट रहे तब। और जिसको हमने क्या कह दिया, एक नियतांक कह दिया, जिसे R के नाम से जानेंगे, और V अपॉन I एक नियतांक आ रहा है, एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, तो ओम के नियम का सत्यापन कर रहा है, मतलब यहां ओम्स लॉ हमारा प्रूव्ड हो रहा है। क्लियर। अब ये जो क्वांटिटी है इनका फॉर्म क्या है, m जो है इलेक्ट्रॉन का मास है, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, L चालक की लंबाई है, n मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है प्रति मीटर क्यूब, मतलब एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इसको हम पहले भी बता चुके हैं, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, टाउ क्या है, सरांत काल है, और ये क्या है, परिच्छेद का क्षेत्रफल है। क्लियर, इतना हो गया। हम हट जा रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा जिसको लगे। चलिए बच्चों, देखिए जो हमारा अगला हेडिंग होगा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, विद्युत प्रतिरोध। ये विद्युत प्रतिरोध होता क्या है, यानी हमें जानते हैं हर जगह कहीं ना कहीं रुकावट होती है, कोई ना कोई प्रतिरोध लगता है। जैसे हम वैसे एटमॉस्फेयर में चलते हैं तो वायु का हमारे ऊपर प्रतिरोध लगता है, धूल के कणों का प्रतिरोध लगता है। ऐसे जब किसी चालक किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो वो धारा को कोई ना कोई है जो अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, तो एक हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है जो इस धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो किसी चालक का वह गुण, चालक का वह गुण जो धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, करे, उसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, ये जो होता है इसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। उसके बाद हम ऐसा भी कह सकते हैं कि R = V अपॉन I, यदि किसी चालक के सिरों के बीच प्रत्येकांक आयतन में प्रत्येकांक धारा प्रवाहित हो तो उनके सिरों पर लगाया गया विभवांतर जो क्या कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाएगा। या यदि किसी चालक के सिरों पर
V वोल्ट का विभवांतर लगाने से I धारा प्रवाहित हो तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर तथा प्रवाहित धारा का अनुपात सदैव एक नियत रहता है जो कि उस चालक का प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, ऐसा भी हम लोग इसका डिफिनीशन बना सकते हैं, जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। क्लियर। और इसका मात्रक क्या होगा, आर्ज का मात्रक देखिए एम्पियर प्रति पहले तो ओम लिख लीजिए क्योंकि ओम साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर उसका साइन ऐसे बनेगा, चिन्ह ऐसे बनेगा। उसके बाद इसका एक मात्रक और होगा वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर होगा। दूसरी बात यह आती है कि क्या ओम और वोल्ट पर एम्पियर में कोई संबंध है, तो रिलेशन है। 1 वोल्ट प्रति एम्पियर बराबर 1 ओम होता है। 1 वोल्ट प्रति एम्पियर बराबर 1 ओम होता है। ठीक है, ये हमारा वोल्ट प्रति एम्पियर है, इसका मात्रक है। इसकी हम चाहे तो प्रतिरोध की बीमा भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये प्रतिरोध कैसी राशि है, तो ये कांस्टेंट है ना, नियत है, तो ये कैसी एक अदिश राशि होगी, तो इसकी बीमा भी लिख सकते हैं हम लोग। बीमा कैसे लिखेंगे, इधर हम लिख दें वोल्ट विभव की बीमा। अच्छा, वोल्ट की बीमा क्या होगी, वोल्ट की बीमा क्या होगी, आपको हमने पहले पढ़ाया है V = W/Q, पढ़ा है ना। कार्य बराबर क्या होगा, बल गुणे विस्थापन बटा Q, यानी वोल्ट की जगह पे लिखेंगे कार्य बटा आवेश और गुणे नीचे धारा तो रहेगी ही I, और कार्य को लिखेंगे बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। आवेश को क्या लिखेंगे, अरे Q बराबर I × T होता है ना, I × T × I पहले से रहेगा। अब बल की बीमा हो जाएगी mL/T⁻²। विस्थापन की बीमा हो जाएगी, लेंथ है लंबाई है तो यल हो जाएगी, T का तो टाइम हो जाएगा और I मिलकर ये स्क्वायर बन जाएगा। बोलो, इसको हम नीचे से यदि ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा m का पावर वैसे रह जाएगा, यल यहाँ पर यल यहाँ पर तो बन जाएगा यल²। T ऊपर जाएगा तो घात 1 है, -1 हो जाएगा जो कि -2 पहले से, तो T⁻³ हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो पावर -2 हो जाएगा, ये इसकी बीमा आ जाएगी। ठीक, अब एक डिफिनीशन और आता है, 1 ओम किसे कहते हैं, 1 ओम प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए। 1 ओम तो ये बताइए, ये तो मान लीजिए V = IR होता है, सॉरी R = V/I। यदि वोल्ट का मान 1 करने से धारा का मान 1 हो जाए तो हम कहेंगे R का मान 1 ओम है। बोलो, तो लिखेंगे यदि किसी चालक में 1 वोल्ट या चालक के सिरों के बीच, चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। ठीक, ये बीमा वाली बात ध्यान रखिएगा, ये हमारे इंपॉर्टेंट है। बीमा, विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा भी आगे पढ़ाएंगे, बीमा प्रतिरोध की बीमा, ये सब बहुत जरूरी है जानना। ठीक है, तो ये रहा इतना प्रतिरोध। अच्छा, प्रतिरोध को हम लोग किलो ओम लिखेंगे, जैसे मान लो 1 किलो ओम है तो उसको हम 10⁻³ ओम लिख देंगे, नहीं ऐसा लिख सकते हैं ना। मान लीजिए लिखा है मेगा ओम तो 10⁻6 लगा देंगे, माइक्रो लगेगा -6 लगा देंगे, नैनो लगेगा -9 लगा देंगे, पिको लगेगा -12 लगाएंगे, फर्मी लगेगा -15 लगेगा, जैसे मतलब मिली लगेगा 10⁻³ लगा देंगे। ऐसा हम लोग कन्वर्ट करने को जानते हैं, उसको कर सकते हैं। क्लियर, तो ये आपका प्रतिरोध है, इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम कुछ और फैक्टर बता रहे हैं, नोट कर लीजिए।
चलिए बच्चों देखिए, जो हमारा अगला हेडिंग है, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। सॉरी यार, इसको जो प्रतिरोध है उसको कौन कौन सा फैक्ट ऐसा है जो इसको इफेक्टिव कर सकता है। अभी आपको बताया मैंने R इक्वल टू यम यल एन ई स्क्वायर ये इंटू टाउ बताया गया ना, अभी भी जस्ट बताए हैं बिल्कुल। तो अब देखिए क्या क्या प्रभावित कर सकता है। सबसे पहले यदि हम यल को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध समानुपाती बनेगा, ऊपर की ओर है ना, तो बढ़ेगा, यानी चालक की लंबाई बढ़ाने से उसके प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, पहली बात, लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता है। लिख सकते हैं R जो है वो यल के समानुपाती है। जैसे जैसे लंबाई बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ेगा। क्लियर? ठीक। अगला पॉइंट लिखेंगे कि अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल को बढ़ाने से प्रतिरोध क्या होगा, घटता है। यानी जो R का मान है, आप देखिए क्षेत्रफल के नीचे है ना, इसका फील कराएं, आपको एहसास कराएं। सोचिए, मान लीजिए इतना बड़ा तार था तब प्रतिरोध 2 ओम था, अब हम लंबाई और बढ़ा दें तो प्रतिरोध जाहिर सी बात है कि और बढ़ जाएगा। अब अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या बताता है, इसकी मोटाई को बताता है। क्या बताता है, मोटाई। पहले तार पतला सा था तब आपस में एक ही में जा रहे थे तो लड़ेंगे ज़्यादा, तो प्रतिरोध क्या होगा, क्षेत्रफल कम हो गया तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। लेकिन थोड़ा मोटा हो जाए तो आराम से, जैसे मान लीजिए खूब मोटी गली है तो आराम से पहले से रहो, है नहीं। तो ऐसे जब मोटाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, कम हो जाएगा। और ये बता भी रहा है कि कम होगा, उल्टा है। क्लियर? अगला पॉइंट लिखेंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के घनत्व n के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो प्रतिरोध होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये सबसे बड़ी अजीब चीज है। यानी R जो है यज्ञ बटा n के, यन हम घनत्व क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप घनत्व पढ़े द्रव्यमान बटा आयतन, यहाँ क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व मतलब क्या होगा कि प्रत्येकांक आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वही उसका घनत्व कहलाएगा। घनत्व कहने का मतलब हर एक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब बताइए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी तो प्रतिरोध क्या होंगे, कम होंगे। यानी यदि फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक ज्यादा होंगे तो करंट बड़े आसानी से चलेगा, ज्यादा चलेगा, हमें आउटपुट ज्यादा मिलेगा, बेनिफिट ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है कि प्रतिरोध क्या हुआ, कम हो गया। प्रतिरोध का मतलब जो अवरोध उत्पन्न करे, जो रोके, ठीक है, वो क्या होगा, प्रतिरोध होगा। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे कि श्रांतकाल से क्या प्रभाव पड़ेगा। जो प्रतिरोध होगा श्रांतकाल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या आ रहा है, बड़ी अजीब चीज आ रही है भाई। श्रांतकाल यदि बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। अब श्रांतकाल बढ़ने का मतलब क्या निकला, यदि हम श्रांतकाल बढ़ा देंगे, जिससे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन था, पहले यहां गया 10 सेकंड लगा, यहां गया 5 सेकंड लगा, दो टक्करों के बीच जो औसत समय लगता है, एवरेज, उसी को तो श्रांतकाल कहते हैं। 10 15 10 और 5 15 क्या था, 7.5, यानी 7.5 सेकंड आया। ठीक है, 7.5 सेकंड। मान लीजिए अभी इसका हम टेम्परेचर बढ़ा दें, क्या करें,
तो बड़ी तेजी से मूव करने लगेंगे, चलेंगे नहीं चलेंगे, बहुत तेजी से चलेंगे, बिल्कुल खट 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 बहुत तेजी से चलने लगेंगे ना, यानी ये समय क्या होगा, घट जाएगा। श्रांत काल क्या होगा, घट जाएगा। प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी तार को यदि गर्म कर देंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ता जाएगा, धारा का मान डाउन डाउन घटता जाएगा ना। इसीलिए तो देखिए तार जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, हीट होते हैं, जल जाते हैं। और जलने का मतलब ये इतना हीट हो गया कि उसका प्रतिरोध अनंत हो गया। और जैसे प्रतिरोध अनंत हुआ, यानी आई इक्वल टू यदि निकालें तो V अपान R, और R का मान अनंत, तो किसी के नीचे अनंत तो उसका मान 0, तो उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। हम कहते हैं मेरा कंडक्टर तार खराब हो गया। ठीक है, ऐसा होता है। तो वही बताया गया कि यदि श्रांत काल बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब उल्टा होता है। क्लियर, इतने बार क्लियर हुई आपको। और इसमें कुछ, हाँ, ताप बढ़ाने से श्रांत काल घटता है या बढ़ता है, आप बताइए। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो समय घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा। यदि आप ऐसे बैठे हैं, यदि आपको हीट कर दिया जाएगा तो आप तेजी से मूव करने लगेंगे। हाथ जल जाता है तो उसके अणु जो होते हैं बहुत तेजी से मूव करने लगते हैं जब जलने लगता है ना। लेकिन एक समय अच्छा है कि जल जाता है तो मूव ही नहीं करता जब डेड हो जाती है। तो वही होता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमें कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दें तो फ्री इलेक्ट्रॉन का जो टाइम ऑफ रेवोल्यूशन होता है ये हमारा इंक्रीज कर जाता है, देन हमारा प्रतिरोध क्या होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है। क्लियर, तो ये इतना लिख गया। एक इसमें नोट करके लिख लेंगे, चालक का ताप बढ़ाने से श्रांत काल क्या होगा, घट जाएगा। बोलो, अरे तेजी से चलने लगा, समय कम लगेगा भाई, टाइम कट गया ना। क्लियर हुआ, चलो नोट करो, नोट कीजिए, नोट कीजिए। चलिए बच्चों देखिए अगला जो हेडिंग है विद्युत चालकता। हमने भी प्रतिरोध पढ़ा है, ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट होता है। यानी चालकता ये बताएगा कि कितना चालकता है, यानी प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहेंगे, चालकता कहेंगे। तो लिख लीजिए, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। और इसे किससे लिखेंगे, G से लिखेंगे। G बराबर 1/R। यानी यदि प्रतिरोध बढ़ेगा चालकता घटेगी, प्रतिरोध घटेगा चालकता बढ़ेगी। उल्टे का मतलब यही तो होता है। ये विद्युत चालकता, विद्युत चालकता को G से लिखेंगे, C से नहीं लिखेंगे। भले कंडक्टिविटी है लेकिन C से नहीं लिखेंगे। अब इसका हम लोग मात्रक लिख लेंगे। इसका मात्रक क्या होगा, अच्छा G इक्वल टू एक फार्मूला और पा सकते हैं, इसको V अपान I लिख दीजिए। तो I इक्वल अपान क्या आ जाएगा, I अपान V। मतलब मात्रक जो होगा वो एम्पियर प्रति वोल्ट हो सकता है या प्रति ओम, प्रति ओम। अब ऐसे ना लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी ना लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम इनवर्स, या इसको ही ओम इनवर्स लिख सकते हैं, या इसको उल्टा करके मोह लिख सकते हैं। देखो आगे पीछे हो जाएगा, यम यच वो कर देंगे, मोह हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे हम ओम इनवर्स का साइन बनाएं, चाहे ओम इनवर्स लिखें, चाहे प्रति ओम लिखें, या हिंदी में प्रति ओम लिखें, या डिजाइन चिन्ह बनाकर चाहे मोह लिख दें, ये सब किसके मात्रक होंगे, सब बात एक ही है यार, एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं सब। ठीक है, इसमें अगली बात आएगी बीमा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बीमे को दाज देना पड़ेगा, समझ लीजिए बीमा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बीमा हम फिर एक बार यहाँ पर निकालेंगे, लिखेंगे नहीं, प्रतिरोध का लिख दिए हैं उसको पलटेंगे नहीं, बीमा निकालेंगे, क्योंकि आप सीख जाए निकालना कैसे हम निकालते हैं। देखो जी की बीमा निकालनी है, आई अपान वी। आई का तो बीमा पता होता है, मूल रास है। बीमा उन्हीं की लिखेंगे जिनको हम मूल रास में लेकर आ सकते हैं। ठीक है, बल का इकट्ठा मालूम कर लिया हमने। आई को ऐसे रहे, बी का लिखेंगे बी बराबर कार्य बटा आवेश, तो कार्य तो नीचे चलेगा, आवेश बेचारा सटक कर ऊपर भाग गया। आई रह गया, आवेश को लिखा धारा गुणे समय, और कार्य को लिखें बल गुणे विस्थापन, यानी F गुणे डी। अब बीमा लिख दो, धारा गुणे धारा का बीमा किससे लिखें, ये से लिखें,
समय को टी से लिखते हैं अपान, बीमा लिखने से पहले बड़ा ब्रैकेट जरूर लगाएं। इसका क्या होगा, यम एल टी पावर माइनस 2, और इसका क्या हो जाएगा, लेंथ, लंबाई है यल, यम को ऊपर ले जाएगा, क्या हो जाएगा, यम पावर -1, यल यहाँ यल स्क्वायर बोले तो यल पावर -2, और ये टी ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एक प्लस पहले से मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा, टी पावर +3, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, और ये का पावर 1, देखिए ये का पावर 2 हो जाएगा कि यहाँ से स्क्वायर आएगा, सॉरी। अब देखिए, अभी आपको मैंने प्रतिरोध की बीमारी निकाली थी, तो जितने चिन्ह यहाँ माइनस में वो प्लस में थे, प्लस वाले सब माइनस में थे ना, मतलब क्या हुआ कि चालकता जो है प्रतिरोध की उल्टी होती है, ठीक है, उल्टा होता है। अब पूछा जाए कि यदि किसी चालक तार का ताप बढ़ाएं तो चालकता घटेगी या बढ़ेगी, तो यह ताप बढ़ाएंगे प्रतिरोध घटेगा, चालकता बढ़ेगी, ताप बढ़ाएंगे प्रतिरोध घटेगा, चालकता बढ़ेगी। क्लियर, नोट कीजिए। चलिए बच्चों, देखिए जो अगला हेडिंग है, प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से प्रतिरोध का क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, हम ये मानेंगे कि पहले हमारा टेम्परेचर टी था, कितना था, टी था, हम एक प्रैक्टिकल करने चले, हम सोचे थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाते, तो टी से dt टेम्परेचर कर दिया। जब टेम्परेचर 0 था तब प्रतिरोध R0 था, बाद में क्या R0 से एक छोटा सा परिवर्तन हुआ dr। क्लियर। अब हमने ये देखा कि जो हमारा ये प्रतिरोध है dr, ये किस पर निर्भर कर रहा है, dt पर कर रहा है, समीकरण 1 बनाया गया। उसके बाद जो dr था वो एक चीज और निर्भर करेगा, कौन, कि 0 टेम्परेचर पर कितना प्रतिरोध था, R0 पर भी निर्भर करेगा। अब समीकरण 1 हुआ, ये समानुपाती का मतलब ये लगा कि पहले प्रतिरोध ज्यादा रहेगा तो ज्यादा परिवर्तन होगा, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा ज्यादा परिवर्तन, कम, ये समानुपाती का चिन्ह है। तो समीकरण R = समानुपाती dt इंटू R0 हो जाएगा। जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक लगेगा, क्या लगेगा, जिसको हम लोग क्या नाम देंगे, अल्फा। क्या नाम देंगे, अल्फा है, जिसे हम लोग प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध ताप, जो कि लगभग ये समझ लीजिए कि 99.99% धातु के लिए सब सेम होता है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक नियतांक भी का नाम देंगे। क्या नाम देंगे, जिसका नाम क्या होगा, प्रतिरोध ताप गुणांक होगा। अच्छा, ये प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा की बात करें कि अल्फा की बीमा, अल्फा का मात्रक क्या होगा, पहले लिख लीजिए, dr = क्या आ गया, अल्फा R0 इंटू dt, ये तो आएगा। थोड़ा अल्फा का यहाँ जिक्र कर लेते हैं, अल्फा का मात्रक क्या होगा, इंपॉर्टेंट है। तो प्रतिरोध से तो मर जाएगा, मतलब इसका मात्रक कम, इसका मात्रक कम, मर जाएगा, dt नीचे आएगा, यानी 1/°C, यानी इसका मात्रक क्या होगा, प्रति डिग्री, या इस तरह से लिख दीजिए। ठीक है, ये हमारा प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम करेंगे, हम ये मान लेंगे कि पहले प्रतिरोध हमारा R0 था, बाद में क्या हो गया है, RT हो गया है। पहले जो टेम्परेचर था वो मान लेंगे कि T1 था और बाद में T2 हो गया है, या ऐसा इनिशियल और फाइनल मान लीजिए। मान लेते हैं प्रारंभिक ताप है इनिशियल, और ये फाइनल यानी अंतिम ताप है, और यहाँ फाइनल प्रतिरोध निकलेगा। यानी ये प्रारंभिक ताप है या रूम टेम्परेचर, तब हमारा प्रतिरोध का मान R0 था। जब हमने फाइनल टेम्परेचर दे दिया, मान लीजिए 2000-3000°C बढ़ा दिया, तब प्रतिरोध का मान कुछ दूसरा आएगा। अब दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे, तो dr का क्या हो जाएगा, r, लिमिट लगाइए, R0 से RF = अल्फा का होगा नहीं, R0 का होगा नहीं, केवल होगा dt का, क्योंकि जो छोटा छोटा है वही तो जुड़ेगा, तो t हो जाएगा। लिमिट लगाएंगे, t
इनिशियल से लेकर फाइनल तक लगा देंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू अल्फा इंटू आर नॉट इन द ब्रैकेट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, क्लियर? वारे क्लियर। ये इक्वल टू निकालेंगे, आर जीरो को उधर ले जाइए, प्लस अल्फा इंटू आर नॉट इन ब्रैकेट फाइनल से इनिशियल। आर एफ इक्वल टू आर जीरो कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस अल्फा इंटू बड़का ब्रैकेट लगाइए टी एफ से माइनस टी आई। ठीक है, अब देखिए ये तो मान लीजिए जो पहले ताप था T1, यह पहले जो प्रारंभिक ताप था इनिशियल वो मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस है, तो जो प्रतिरोध था वो कितना था, R0 था। बाद में जो फाइनल टेम्परेचर हमने बढ़ाकर T डिग्री सेल्सियस कर दिया, कितना कर दिया, तब मान लेंगे जो प्रतिरोध आया वो RT हो गया। पहले जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस प्रारंभिक इनिशियल तब प्रतिरोध R0, और जब टेम्परेचर हमने T डिग्री सेल्सियस बढ़ाकर कर दिया तो ये कितना आ गया, T। अच्छा, यहाँ हम तापांतर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तापांतर भी लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे RT इक्वल टू R0 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T। जहाँ ये ताप ना होकर क्या नाम है, तापांतर है। क्या है, ऐसा करिए इसको डेल्टा T लिख दीजिए। अब चाहे स्मॉल लिखिए या कैपिटल, आपको ये मालूम है कि टेम्परेचर है। ठीक है, ये इतनी चीज़ें हम बता चुके हैं। अल्फा क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक। अल्फा का सूत्र निकालना ही चाहे, मन ही कहे निकालने को, तो करेंगे क्या, अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, अरे RT माइनस R0 अपान R0 इंटू डेल्टा T। तापांतर आएगा, मतलब पहले कितना ताप था, बाद में कितना ताप आया। क्लियर? ये रहा ताप का प्रभाव। इस फार्मूले को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद अभी हम और लिखवा रहे हैं, नोट कीजिए। चलिए बच्चों, जो अगला हेडिंग है विद्युत प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, दोनों एक ही नाम है, विद्युत प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। ये होता क्या है सुनिए। यदि किसी चालक में, इसका डबल डिफिनेशन बन सकता है। जैसे मान लीजिए कोई चालक है, इसमें हम V वोल्ट की बैटरी ऐड करेंगे, माइनस प्लस इधर V वोल्ट की बैटरी जैसे ऐड करेंगे, इसमें देखेंगे कि बाह्य विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो रहा है, और इसमें जो धारा घनत्व है वो कितना है, J। तो किसी चालक में या किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए, किसी चालक के सिरों के बीच, या किसी चालक, या ऐसे लिख दीजिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट। मान लेंगे ये चालक की जो लंबाई है वो L है। ठीक है, यानी रो इक्वल टू, इसको रो से लिखेंगे E अपान J, और रो इक्वल टू E अपान J। अब हम ये मानेंगे, माना ये क्षेत्रफल ये है, यह लंबाई का है, I धारा प्रवाहित हो रही है। माना L लंबाई के चालक तार में L लंबाई के चालक तथा L लंबाई के तथा ये परिच्छेद के क्षेत्रफल में V वोल्ट की बैटरी जोड़ने से प्रवाहित धारा आई है, तो आई हो तो रो इक्वल टू
ई का मान लीजिए वी अपान यल, और जे का मान आई अपान ये सब भूल गए होंगे आप लोग। ई इक्वल टू वी अपान यल, जे इक्वल टू आई अपान ये सब पढ़ा रखे हैं पहले से भैया। ऊपर ले जाएंगे तो रो इक्वल टू आ जाएगा वी ये अपान यल इंटू आई, और अभी अभी आपको ओम के नियम ने बताया कि वी अपान आई इक्वल टू आर होता है। ये रो इक्वल टू आर ए अपान यल, ठीक है, रो इक्वल टू आर ए अपान यल। अब इसका हम लोग मात्रक देखेंगे और कुछ इसमें देखेंगे। तो इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक क्या होगा, देखिए यहां पर मात्रक ओम होगा। देखिए मात्रक दे लीजिए कैसे बनेगा, इसका मात्रक ओम होगा, इसका मीटर स्क्वायर, इसका मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा तो ओम मीटर बन जाएगा। तो ओम मीटर, ओम मीटर, ठीक है। उसके बाद ये लिखेंगे जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है किसी पदार्थ के लिए नियत होता है, चाहे उसकी लंबाई बढ़ाएं या चौड़ाई बढ़ाएं, उससे फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। तो हम लिख देंगे ओम मीटर किसी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, चालक पदार्थ की, चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब ये निकल कर बात समझ में आई कि जो यदि हम आर की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो रो यल अपान ये, इसका मतलब ये हुआ कि जो रो है वो प्रकृति नेचर पर निर्भर करता है। मतलब यदि कापर है तो उसका अलग होगा, एल्युमिनियम का अलग होगा, टंगस्टन का अलग अलग होगा, ये विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग होता है। अब जैसे पूछ रहे लंबाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध पर कोई विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना है। कापर का टुकड़ा है, चाहे इतना बड़ा हो, चाहे इतना बड़ा हो, चाहे इतना बड़ा हो, विशिष्ट प्रतिरोध जितना होगा उतना ही रहेगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे हम लोग अगले लेक्चर में कल पढ़ेंगे, ठीक है। गुड बाय।